नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी एक्सपीरियंस आप वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास करिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक एक वीडियो आपको एग्जाम की सफलता तक ले जाएगा। इसीलिए सभी वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिए आपके लिए सभी जो वीडियो आ रहा है, सभी पर मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपकी मेहनत को कम से कम करना पड़े और एग्जाम की सफलता हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की अपवाह तंत्र का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है दोस्तों? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। कौन सा अपवाह तंत्र है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। और पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तो मानसरोवर झील से निकलता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है? किस गैस का उपयोग जो है समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है दोस्तों? तो फॉस्फिन गैस का किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में तीव्र उत्तेजना उत्पन्न करता है? तो एड्रीनल का नाम सुने होंगे। एड्रीनल का नाम सुने होंगे। एड्रीनलिन जो है ये क्या करता है? हार्मोन है जो कि तीव्र उत्तेजना शरीर में उत्पन्न करता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रीनलिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में कहाँ बनाया गया था? प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था, जो कि कहाँ बनाया गया था? अमेरिका, शिकागो में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? शिकागो में बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्बन टैक्स कब से लागू है? भारत में कार्बन टैक्स कब से लागू है? तो भारत में जो है कार्बन टैक्स 2010 से लागू है दोस्तों। कब से है? 2010 से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ है? लखनऊ में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा यही लखनऊ में ही है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश में जो है ध्रुवन की घटना होती है दोस्तों। प्रकाश में किसकी घटना होती है? ध्रुवन की घटना होती है। और प्रकाश जो है किसका बना होता है? फोटोन का बना होता है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा दोस्तों। इसलिए सभी जो है पॉइंट्स आप जो है ध्यान पूर्वक सुनिए और एक एक वीडियो को आप गौर से सुनिए और लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको एग्जाम की सफलता तक पहुंचाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है पेशावर में कांड हुआ था, तो कहता है कि उसका नायक कौन था? तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली था दोस्तों। कौन थे? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे। इनके ही नेतृत्व में जो हुआ था पेशावर कांड हुआ था। क्लियर? इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? पेशावर कांड हुआ था वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। एक क्वेश्चन भी उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है कि कौन सा वह आंदोलन था? आंदोलनकारियों के विरुद्ध जो है कौन सी सेना जो है क्या हुआ था? 79 लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो यही वीरचंद्र सिंह का गढ़वाली रेजिमेंट था दोस्तों। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने ये काम किया था। क्लियर? तो कहा जाता है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने, किसके नेतृत्व में? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में, किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में
निहत्थी लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खास करके जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वनडे एग्जामिनेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो भी आप एक्सपीरियंस वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में निहत्थी लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर का जो नागा जनजाति का लोग थे दोस्तों, इन्होंने ही आंदोलन किया था। कौन किया था? नागा जनजाति के लोग। और नागा जनजाति में जो है मुख्य रूप से जो है एक महिला का नाम आता है दोस्तों, जो कि नेतृत्व कर रही थी। जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी? नागा जनजाति की एक महिला थी, जिसका नाम था, क्या नाम था? गैडिन लियू। क्या नाम था? गैडिन लियू। लिख देते हैं, गैडिन लियू। क्लियर हो गया। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। नागा जनजातियों के द्वारा किया गया था। नागा जनजाति का जो नेतृत्व कर रहे थे, ये जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गैडिन लियू कर रही थी, जो कि नागा जनजाति से संबंधित महिला थी दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह घटना हुआ था। कब घटना हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब देश में चल रहा था, तो मणिपुर में जो है जिया तरंग आंदोलन के माध्यम से जो है क्या हुआ था, सरकार के विरुद्ध जो है प्रदर्शन किया था, और नागा जनजाति के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। नागा जनजाति की महिला गैडिन लियू जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगूसराय के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स, यहाँ चौकीदारी कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ चौकीदार लिख दिया है। चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, तो किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था बेगूसराय में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय में जो है चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। तो चौकीदारी आंदोलन कहाँ चला था? बेगूसराय में चला था। कब चला था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चला था। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेव लाल सर्राफ ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेव लाल सर्राफ ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध जो है किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था दोस्तों? तो अभी जस्ट हम बता रहे थे कि चौकीदारी कर जो है उसी के विरुद्ध जो है क्या किया था, आंदोलन छेड़ दिया था। क्लियर। चौकीदारी कर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौकीदारी कर दिया नहीं है दोस्तों, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौकीदारी कर हो जाएगा। चौकीदारी कर जो है बेगूसराय में चलाया गया था, किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध चलाया गया था नमक आंदोलन के दौरान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी दोस्तों? तो ये पटना की थी। कहाँ की थी? पटना की थी। प्रभावती देवी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जो कि पटना से ये जो है नेतृत्व कर रही थी। इनके साथ साथ और भी महिलाएं थी, जैसे राधिका देवी, सरला देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी। ये लोग जो है प्रभावती देवी के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसके बारे में
कुछ बता देता हूँ। गांधी इरविन जो थे ये दिल्ली में समझौता कर रहे थे। कहाँ पर समझौता हुआ था? यह दिल्ली में समझौता हुआ था। इसीलिए जो है गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। जब यह समझौता हो गया था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, तो सरोजिनी नायडू ने कहा भी था, गांधी और इरविन को दो महात्मा का संज्ञा दिया था दोस्तों। गांधी और इरविन को क्या कहा था? दो महात्मा का संज्ञा दिया था। कौन? तो सरोजिनी नायडू ने दिया था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, और इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। यह जो समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, इसमें दो व्यक्ति जो है प्रमुख भूमिका निभाया था। वह था तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, जिन्होंने जो है ये दोनों जो है मध्यस्थता जो है गांधी और इरविन के बीच में मध्यस्थता कराया था। क्लियर? तो ये दोनों व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। किनका किनका? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर का नाम आता है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था तो मुख्य रूप से किस लिए हुआ था? मुख्य रूप से जो हुआ था वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हुआ था दोस्तों। कांग्रेस को जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मना लिया गया था। तो ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है नमक पर कर समाप्त करने के लिए, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अर्थात जो है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस, ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, क्या गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, तो इसमें जो है 15 दिन हुआ था। 15 दिन में 8 बार वार्ता हुआ था इन दोनों के बीच में। 15 दिन में 8 बार वार्ता हुआ, जिसके कारण जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर भी गांधी जी जो है राजी हो गए थे। स्थगित करने पर भी गांधी जी क्या हो गए थे? राजी हो गए थे। और यह समझौता जो है दिल्ली चलो समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसीलिए यह दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के, देखिए गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? देखिए जस्ट हम इसका ऊपर अभी जिक्र कर रहे थे। क्या जिक्र कर रहे थे? कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दिल्ली में, यहाँ पर जो है गांधी और इरविन के बीच में जो है मध्यस्थता जो करवाया था, दोनों को जो मिलाया था, जो दोनों के बीच में जो सहमति बनवाया था, वो उसका जो है मुख्य भूमिका जो निभाया था वही पूछ रहा है दोस्तों। तो तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सप्रू हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर, M.R. जयकर का नाम आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता के बीच में जो हस्ताक्षरित हुआ था, होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर ने निभाया था। M.R. जयकर ने निभाया था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो जब ये गांधी इरविन समझौता हो गया था, इसी में जो है सरोजिनी नायडू निकल करके आती है और क्या कहती है? गांधी और इरविन को दो महात्मा का संज्ञा देता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी को कांग्रेस को जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, इसमें क्या हुआ था, ये गांधी जी को मना लिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हो रहा है तो देखिए उस तरह से क्वेश्चन भी आ गया। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। सांप्रदायिक पंचायत का नाम सुने होंगे। सांप्रदायिक पंचायत जो है का घोषणा जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और सांप्रदायिक पंचायत में जो है, सांप्रदायिक पंचायत जो है, यह जो घोषणा किया था 16 अगस्त 1932 को घोषणा किया था। कब क्या था? 16 अगस्त 1932 को घोषणा किया था। इसी सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक पंचायत और कॉमनल अवार्ड के नाम से जाना गया इसको। सांप्रदायिक पंचायत में जो है क्या था, मुख्य रूप से जो है इसमें जो था एक पृथक चुनाव, पृथक निर्वाचक मंडल का जो है गठन किया था, जिसमें से क्या हुआ था, इसके अंतर्गत जो है अछूतों के लिए, किसके लिए? अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। क्लियर हो गया होगा। और जब पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था तो इसमें क्या कहा था कि प्रत्येक विधानमंडल में प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कुछ सीट जो है सुरक्षित कर दी गई है, जिसके सदस्यों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना था। इसके सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाना था? पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना था। क्लियर हो गया होगा। सांप्रदायिक पंचायत में यही था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वही क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए? अभी जस्ट हम इसका जिक्र कर रहे थे, अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया था। और सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से अछूतों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। अछूतों को क्या किया था? हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। अंग्रेजों का तो यही नीति था दोस्तों कि फूट डालो और राज करो। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को पहले ही अल्पसंख्यक बना दिया गया था, सिखों को पहले ही अल्पसंख्यक बना दिया गया था। अब सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से अछूतों को भी, दलितों को भी अलग मान लिया गया, अल्पसंख्यक मान लिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया। क्लियर हो गया होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के दौरान द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। क्लियर। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत क्या रखा गया था? प्रत्येक विधानमंडल में प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी। कुछ सीटें क्या किया था? आरक्षित कर दिया गया था, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा, समूह के द्वारा किया जाना था। पहले से मुसलमान और सिख जो है अल्पसंख्यक माने जाते थे। पहले से क्या था? मुसलमान और सिख को अल्पसंख्यक मान लिया गया था। क्लियर। अब जो है सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से दलित वर्गों को भी क्या किया? अल्पसंख्यक मान लिया गया और हिंदुओं से इसको अलग कर दिया गया। तो क्लियर हो गया होगा। यही था फूट डालो और शासन करो नीति दोस्तों। तो अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो कथन के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने, पहला ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था। जस्ट अभी जिक्र कर रहे थे इसी का। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया था दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। क्लियर। दूसरा है कि सांप्रदायिक अवार्ड के तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। तो बिल्कुल ये सही है, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों के द्वारा होता था। बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें एक चीज और देख लीजिए। जब ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था दोस्तों, उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था।
क्लियर हो गया होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो कि 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। क्लियर, जिसमें वर्णित था, क्या वर्णित था कि प्रत्येक विधानमंडल में प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कुछ सीट आरक्षित कर दिया गया था, कुछ सीट आरक्षित कर दिया गया था। क्लियर, जिसके सदस्यों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख को पहले ही अल्पसंख्यक बना दिया गया था और सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से अब दलितों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ग्रीन बजट लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है दोस्तों, वो बिहार बना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। क्लियर। तो ये जो ग्रीन बजट है दोस्तों, ग्रीन बजट का मतलब हुआ हरियाली। तो पिछले वित्त वर्ष की जब हम चर्चा करते हैं बिहार के बारे में, तो 4 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। बिहार सरकार जो है पिछले वित्त वर्ष में 2023-24 का जो वित्त वर्ष हुआ था, उसमें 4 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। और 2024-25 का जो वित्त वर्ष है दोस्तों, इस बार का जो है क्या करेगा? 4.5 करोड़ पेड़ लगाने का चर्चा है। पिछले वाला में 4 करोड़ पेड़ लग चुका है, इस बार जो है 4.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए जो है ग्रीन बजट इसके लिए पेश करने वाला, लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है बिहार बन गया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई है? देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, इसलिए सभी वीडियो आप देखिए, एक एक क्वेश्चन पर आप विचार कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम मॉडल लाया गया है दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चन आप देखिए और विचार कीजिए और एग्जाम को सफलता तक लेके जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई है? तो पाकिस्तान की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है दोस्तों, वो आलिया नीलम बनी है। कौन बनी है? आलिया नीलम बनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आलिया नीलम जो है ये लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। कहाँ की बनी है? लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। क्लियर। आलिया नीलम जो है शपथ लिया था किनके सम्मुख? पंजाब की पहली महिला सीएम, पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज की मौजूदगी में शपथ ली थी दोस्तों। क्लियर। पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में पहली बार किसी महिला को जो है चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन एवं सौर ऊर्जा के निर्माण में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? निर्माण में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के निर्माण में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन का है। जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है। और भारत की जब स्थान की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो 8वें स्थान पर आता है। भारत कौन सा स्थान पर आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप देखिए और एक एक लाइन जो बोलते हैं उसको भी सुनिए दोस्तों। एक एक लाइन आपको एग्जाम की सफलता तक ले जाता है। तो पवन एवं सौर ऊर्जा के निर्माण में जो है प्रथम स्थान कौन सा देश का है? तो चाइना का है। जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है। जबकि 8वें स्थान पर भारत आता है दोस्तों। 8वें स्थान पर कौन आता है? अपना प्यारा भारत आता है, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला 5 स्टार होटल का नाम क्या है? देखिए बिहार में जो है पहला 5 स्टार होटल खुला है दोस्तों, तो वो कहता है क्या नाम है, जो कि हाल ही में खोला गया है। 236 करोड़ के लागत से खोला गया है। कितने करोड़ के लागत से? 236 करोड़ के लागत से खोला गया है दोस्तों। तो उसका नाम बताना है। तो होटल ताज सिटी सेंटर खोला गया है। कौन होटल खोला गया है? होटल ताज सिटी सेंटर खोला गया है, जो कि पटना में खोला गया है दोस्तों। कितना रुपया की लागत से? 236 करोड़ रुपया की लागत से खोला गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का शुष्कतम रेगिस्तान कौन है जहां हाल ही में असामान्य वर्षा होने से कई किलोमीटर तक बैंगनी रंग के फूल ही फूल खिले हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जो भी वनडे एग्जाम देना है, आप सभी वनडे एग्जाम का तैयारी कीजिए। आपको जो है इस वीडियो से, जो भी वीडियो हम दे रहे हैं, सभी वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप नहीं तो एग्जाम दे करके आइएगा और वीडियो देखिएगा और मिलाइएगा वीडियो में, आपको पता चलेगा दोस्तों। तो दुनिया का शुष्कतम रेगिस्तान कौन है जहां हाल ही में असामान्य वर्षा होने से कई किलोमीटर तक बैंगनी रंग के फूल ही फूल खिले हैं? तो आटाकामा मरुस्थल में खिला है दोस्तों। कहाँ खिला है? आटाकामा मरुस्थल में फूल ही फूल खिला है। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो है असामान्य वर्षा हुआ है। हाल ही में क्या हुआ है? असामान्य वर्षा हुआ है, जिसके कारण से जो है क्या हुआ है, आटाकामा मरुस्थल में कई किलोमीटर तक फूल ही फूल खिला है। क्लियर हो गया होगा। ये आटाकामा मरुस्थल जो है चिली के कोपियापो, चिली के कोपियापो में आटाकामा मरुस्थल में ये खिला है फूल। कहाँ पर खिला है? और कोपियापो जो है आटाकामा का भाग है, कोपियापो जो कि चिली में पड़ता है, यहीं पर खिला है दोस्तों। क्लियर? तो चिली में जो आटाकामा मरुस्थल में जो वर्षा होता है दोस्तों, वो सालाना जो है 15 mm वर्षा होता है। सालाना कितना होता है? 15 mm वर्षा होता है। यही कारण है कि दुनिया का शुष्कतम रेगिस्तान जो है आटाकामा मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि 15 mm मात्र वर्षा होता है सालाना वहां पर, जो कि इस बार वो सामान्य वर्षा हुआ है, मतलब वर्षा बहुत हुआ है, जिसके कारण से क्या हुआ है, आटाकामा मरुस्थल में बैंगनी रंग के फूल ही फूल खिले हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो किस में वर्णित है दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 4 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है दोस्तों। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। और भाग की अगर चर्चा करेंगे तो भारतीय संविधान भाग 4 में वर्णन है दोस्तों। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है एक कल्याणकारी राज्य का वर्णन करता है दोस्तों। क्लियर हो गया? जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में लगाया गया है। 1951 में लगाया गया था दोस्तों। कब लगाया गया था? 1951 में लगाया गया था, सिंदरी में लगाया गया था। और ये सिंदरी जो पड़ता है झारखंड में पड़ता है दोस्तों। भारत का प्रथम उर्वरक कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था, झारखंड में लगाया गया था, 1951 में लगाया गया था। एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा दोस्तों। सिंदरी में लगाया गया था 1951 में, ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12मासा की रचना किसने किया? 12मासा की रचना किसने किया? तो 12मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन किया है। क्या क्या है? जायसी ने मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत में जो है, पद्मावत पुस्तक है, पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन करता है, जिसका जो है 12मासा के रूप में किया है। जिसका वर्णन किसके रूप में किया है? 12मासा के रूप में किया है। किसमें? पद्मावत में। क्वेश्चन आता भी है कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी होता है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत में क्या रचना किया है? रानी पद्मावती के बारे में रचना किया है। और क्या कहा है? विरह वियोग का वर्णन किया है। विरह वियोग का जो वर्णन किया है किस नाम से किया है? 12मासा के नाम से किया है दोस्तों। 12मासा के रूप में किया है।
एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यही यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बारहमासा की रचना किसने किया है, तो यह जो है मलिक मोहम्मद जैसी किया है। पद्मावत में किया है, पद्मावत पुस्तक है, रानी पद्मावती के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि विरह वियोग का वर्णन किया है, रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन किया है, जिसको बारहमासा के रूप में वर्णित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। उरैयूर जो है किस लिए विख्यात था संगम युग में, तो कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था दोस्तों। कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था यह उरैयूर। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, कौन, उरैयूर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल थे। कौन थे, मखली गोसाल थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे, जो कि मौर्य सम्राट बिंदुसार का नाम सुने होंगे। मौर्य सम्राट बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बिंदुसार जो है, मौर्य सम्राट जो बिंदुसार थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्लियर। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। देखिए, बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी अशोक हुआ था, अशोक महान के नाम से जानते हैं भारतवर्ष में, तो क्या था, ये आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। कौन कौन गुफा, कर्ण गुफा, चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ये 4 गुफा का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर जो केंद्र था, किसका था, वहाबी आंदोलन का, वहाबी विद्रोहियों का केंद्र रहा था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हमको इसी के साथ इजाजत दीजिए दोस्तों। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।